जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमआरएफए के बारे में। एमआरएफए एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में हम 2019 से सुन रहे हैं और अब लगभग हम लोग ये मान के चल चुके थे कि ये ठंडे बस्ते में जाने वाला है, क्योंकि ना तो इंडियन एयरफोर्स और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमें कोई बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही थी। जब भी हम एमआरएफए के बारे में कुछ भी सर्च करते पता करते तो हमें यही पता चलता कि ये प्रोग्राम इस समय अंडर कंसिडरेशन है, जहां पर भारतीय वायुसेना अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फाइनलाइज करने में लगी है। लेकिन फाइनली एएनआई की रिपोर्ट में अब एक बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां पर अब ये प्रोग्राम ऑफिशियली भारत के रक्षा मंत्रालय के पास पहुंच चुका है। भारतीय वायुसेना ने 114 फाइटर्स की खरीद के लिए जो अपना प्रपोजल है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सबमिट कर दिया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो अलग अलग बॉडीज हैं वो इनका अध्ययन कर रही हैं, जैसे फाइनेंस से लेकर जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन सब का नाम सामने आया है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है और क्यों हमें ये जो राफेल एयरफोर्स डील है ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है इस समय। क्या इसके आने के बाद SU-57 के चांसेस कम हो जाएंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि आखिरकार फ्रांस जो कभी अपनी इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव था, वो भारत को अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से कैसे प्रदान करने के लिए मान गया। क्या फ्रांस चाहता था शुरुआत से कि भारत में राफेल बने, और ये राफेल डील भारत के लिए क्यों गेम चेंजर साबित हो सकती है, और फिफ्थ जन थ्रेट्स को हम कैसे इससे काउंटर कर सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे शायद हमें पहले ही आभास हो गया था कि ये फाइटर भारत में बनेंगे। इसके हिंट खुद भारत और फ्रांस दोनों ने दिए थे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। तो इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको एमआरएफए से जुड़ी बहुत सारी जो नई जानकारियां हैं वो देखने को मिलेगी। एमआरएफए प्रोग्राम की शुरुआत वैसे तो 2019 में हुई थी एक आरएफआई के साथ, जब ये क्लियर कर दिया गया था कि भारतीय वायुसेना अपनी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता को बढ़ाने के लिए 114 अतिरिक्त फाइटर की तरफ जा रही है। और उस समय भी माना गया था, या उस समय भी कयास लगाए गए थे कि आज नहीं तो कल ये जो फाइटर्स होने वाले हैं ये राफेल ही होने वाले हैं। हालांकि इस कंपटीशन में हमें F-15EX, यूरोफाइटर टाइफून, साब ग्रिपेन, F-21, MiG-35 जैसे दिग्गज देखने को मिले थे। लेकिन तीन जो फाइटर जेट्स थे इनको लेकर एक्सपर्ट पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे कि मेजर कंपटीशन इन्हीं के बीच में देखने को मिलेगा। उसमें से सबसे ऊपर था राफेल F4 स्टैंडर्ड, और उसका सबसे तगड़ा कंपेटिटर था यूरोफाइटर टाइफून, और फिर था F-15EX। अब क्योंकि अमेरिका के साथ विवाद चल रहा है और भारत ने पहले भी F-15 को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई, तो वो चीजें ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी। और अभी तकरीबन 3 महीने पहले यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने भी अपने हथियार नीचे रख दिए, ये कहते हुए कि उन्हें अब इंडियन मार्केट से कोई अपॉर्चुनिटी बड़ी आती नजर नहीं आ रही है, और इसके लिए अब वो दूसरी मार्केट की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो उसके बाद से ये कंफर्म हो गया था कि अब राफेल इकलौता फाइटर है जो इसमें कम्पीट कर रहा है, और अगर कोई निर्णय कभी आता है तो वो इनको लेकर के ही आएगा। और कहीं ना कहीं हमारा वो पूर्व अनुमान अब सही हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली 114 मेड इन इंडिया राफेल फाइटर्स के लिए जो प्रपोजल है इसको भारत के रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, और अब रक्षा मंत्रालय की जो अलग अलग बॉडीज हैं वो इनका अध्ययन करने वाली हैं। एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो इस प्रपोजल की जो ओवरऑल वैल्यू है ये 2 लाख करोड़ रुपए की है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को प्राप्त हो चुकी है, और इसमें जो डिस्कशन है वो शुरू हो चुके हैं। अगर ये डील फाइनलाइज कर ली जाती है तो हम यहाँ पर एक इतिहास बनता देखेंगे, क्योंकि यह अब तक की सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साइन किया गया है या साइन किया जाएगा। एक और चीज, ये प्रपोजल फॉर्मली स्टेटमेंट ऑफ केस के नाम से जाना जाएगा, जो कि रक्षा मंत्रालय को सबमिट किया गया है कुछ दिन पहले। और इस समय अलग अलग जो विंग है रक्षा मंत्रालय की, उनके तरफ से इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसमें एक चीज जो सामने निकल के आई है, खासकर डिफेंस फाइनेंस की तरफ से जो चीज बताई गई है, उसमें यही पता चला है कि ये एयरक्राफ्ट अब हाईली इंडिजिनस कंटेंट के साथ देखने को मिलेगा, जहां पर 60% जो कंटेंट है इन्हें भारत में ही लोकली प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें इंडिया की जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की भूमिका है अब वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ ये भारत का सेल्फ रिलायंस जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, उसको काफी सपोर्ट करेगा, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी इसके तरफ से व्यापक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये स्टेप जो होने वाले हैं वो काफी सोफिस्टिकेटेड होने वाले हैं, हालांकि कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी कम नहीं हुई है। अब यहाँ पर फिलहाल तो ये प्रपोजल सबमिट किया जा चुका है। इसमें अगला स्टेप ये होगा कि जो डिटेल डिलिब्रेशन है ये अब अध्ययन के बाद जो प्रपोजल है ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के सामने रखा जाएगा। फिर डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा की जाती है, वो अगले कुछ हफ्तों में इसको देखेंगे, और उसके बाद जब वहां से रिव्यू पूरा हो जाएगा तो फिर ये प्रपोजल जो है ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा फर्दर अप्रूवल के लिए।
और डिफेंस ऑफिशियल ने जैसा कि एएनआई से बात करते हुए कहा कि प्रोसेस इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल कंसिडरेशन है, इनका अध्ययन किया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि 2026 तक इसकी डील को फाइनलाइज कर लिया जाए। हालांकि आपको बता दें कि ये प्रोसेस जितना सिंपल हमको लग रहा है, उतना सिंपल होने नहीं वाला, क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्लॉज भी ऐड है, जिसका मतलब ये है कि पहले तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये डील कैसे होगी। क्या कुछ एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में भारत को मिलेंगे या टोटली ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनका निर्माण भारत में ही किया जाना है, और अगर ऐसा हुआ तो किसके साथ मिलकर के ये एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। क्योंकि हाल ही में जो डसाल्ट एविएशन है, इन्होंने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ भी महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और रिलायंस के साथ तो इनका ज्वाइंट वेंचर चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें फाइनलाइज होने के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। हालांकि अभी भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखेगी, कुछ प्रपोजल्स हैं उनको सामने रखा जाएगा और उसके बाद ही जो निर्णय है वो आएगा। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार F4 स्टैंडर्ड क्यों? आखिरकार हम जानते हैं कि हमारा सामना भविष्य में 5th जनरेशन थ्रेट से होने वाला है, तो क्या हम इसके लिए Su-57 की जो संभावित डील है उसको स्क्रैप करने वाले हैं? इसको समझने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये दोनों प्रोग्राम अलग है। Su-57 एक अलग केस है, MRFA एक अलग केस है। ये दोनों भारत के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। अब ये तो वही बात हो गई, मैं आपसे कहूँ कि 5th जनरेशन फाइटर इंपॉर्टेंट है या 4.5 जनरेशन के। इस पर हमें अमेरिकी नौसेना के एक पूर्व एडमिरल का बयान सुनना चाहिए, जहां पर उन्होंने कहा था F-35 को लेकर के कि निसंदेह आज दुनिया 5th जनरेशन फाइटर को काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है और हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एसेट तो है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इन फाइटर्स को हर मिशन के लिए यूज़ करना हमारे जेब में बहुत भारी पड़ने वाला है। उन्होंने फरारी का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि जब आप एक फरारी लेते हैं तो आप उसको सिर्फ संडे ड्राइव में निकालते हैं, आप उसको रोजमर्रा के जीवन में नहीं यूज करते, क्योंकि आपको भी पता है कि वो आपकी जेब में भारी पड़ने वाली है। तो 5th जनरेशन फाइटर एक फरारी है और हम अपने हर मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका यूज नहीं कर सकते। उन्होंने भी कहा था कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट आने वाले तकरीबन 50 सालों तक अभी रिलेटेबल बने रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और भारतीय वायुसेना भी इस समय उसी प्रोग्राम को देख रही है जहां पर अवरोधों का सामना कम करना पड़े, भविष्य में अनिश्चितताओं का सामना कम करना पड़े, सैंक्शन की तलवार न लटके और काम तेजी के साथ हो। और ये चीजें हमें फिलहाल राफेल के साथ ही देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम Su-57 बड़ी संख्या में लेंगे, हालांकि वो डील तो होएगी, आज नहीं तो कल उसको होना ही है, लेकिन कभी मान जब वो उसके सिनेरियो होता है कि बहुत सारे सैंक्शन लग जाते हैं और प्रोडक्शन बाधित हो जाता है, तो भारतीय वायुसेना का जो मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है ये पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और ये हम इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर राफेल F4 हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि देखना यह है कि ये चीजें कितनी जल्दी पूरी होती हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में जो कागजी कार्रवाई है ये बहुत समय लेती है। कोई डील अगर आज प्रपोज हुई है तो उसको फाइनलाइज होने में 2 से 3 साल तो बड़े आराम से ही लग जाते हैं, और हम नहीं चाहते कि ये चीज हमें फिलहाल राफेल के केस में देखने को मिले। आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को Su-57 पहले लेना चाहिए था, राफेल बाद में, या ये डील सही हो रही है? आप सब राफेल F4 स्टैंडर्ड को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कब तक ये डील फाइनलाइज हो पाएगी। क्या आपको भी लगता है कि 2026 तक इसका हो पाना मुमकिन है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।